औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स लिंकेज, वर्क ऑफ टी.एच. मॉर्गन। तो हम देखते हैं कि टी.एच. मॉर्गन का वर्क क्या है और सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है। इट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स बेस्ड ऑन जीन्स प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन आइदर द एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो ये उन ट्रेट्स की इनहेरिटेंस की स्टडी है जो ख़ास तौर पर एक्स और वाई क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले है एक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। In 1910, T.H. Morgan discovered sex linkage in Drosophila and showed that a gene that determined white eyes in Drosophila was not inherited independently of sex, but showed a pattern of inheritance known as sex linkage. उसने ये कहा कि एक जीन जो कि वाइट कलर आइज़ पैदा करता है वो सेक्स लिंक्ड है और वो इनहेरिटेंस जो है वो सेक्स के साथ उसकी अटैच्ड है वाइट आई कलर की। इट इज़ एसेंशियल करेक्टनेस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वाज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू डिस्कवरी ऑफ सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। तो इस तरह से जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी उसको इस सेक्स लिंकेज ने मज़ीद कन्फर्म कर दिया। टी.एच. मॉर्गन को 1933 में जेनेटिक्स में उसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो कि सेक्स लिंकेज शो करते हैं ड्रोसोफिला में वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अपने रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फ्लाइज को अपने पास ग्रो किया और उसने सबसे पहले जो है वो दो तरह की आई कलर को स्टडी किया। एक वाइट आई कलर फ्लाइज जो कि म्यूटेंट थी और दूसरी नॉर्मल वाइल्ड टाइप जिनकी ब्राइट रेड आइज़ थी। कैल्विन ब्रिजेस ने उसके एक स्टूडेंट जिसका नाम कैल्विन ब्रिजेस था, उसने एक म्यूटेंट आई कलर वाला मेल फ्लाई देखा जिसकी आंखें वाइट थीं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में मॉर्गन ने जो था उसने ये जानना चाहा कि क्या ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। तो उसने सबसे पहले म्यूटेंट वाइट आई कलर वाले मेल को क्रॉस किया नॉर्मल रेड कलर वाली फीमेल से कि ये देखने के लिए कि दोनों में से कौन सा कलर डोमिनेंट है। F1 जनरेशन में 1237 ऑफस्प्रिंग पैदा हुए जिनकी रेड आइज़ थी और उसमें कोई भी वाइट आई वाला नहीं था। तो इससे उन्होंने ये बताया कि वाइट आई कलर जो है वो रिसेसिव है और रेड आई कलर जो है वो डोमिनेंट है। उसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि मॉर्गन ने फ्लाइज जो F1 में थी उनको आपस में क्रॉस किया ताकि F2 जनरेशन शो हो। F2 जनरेशन में उसने देखा कि 2459 जो रेड आइड फीमेल्स थी, 1011 रेड आइड मेल्स थे, 782 वाइट आइड मेल थे, लेकिन जो थे कोई भी जो थे वाइट आई वाली फ़ीमेल मौजूद नहीं थी। तो रेड आई और वाइट आई का रेशो जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, 3:1 रेशो ऑफ मेंडेलियन रेशो से, लेकिन ये प्रोवाइड नहीं करता था क्लियर एविडेंस ऑफ सेग्रीगेशन। नंबर ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप्स इंडिविजुअल वाज बहुत स्मॉल थी और स्ट्रेंज रिज़ल्ट। इसमें एक और जो स्ट्रेंज रिज़ल्ट था वो ये था कि कोई भी वाइट आइड जो फीमेल थी वो पैदा नहीं हुई। तमाम की तमाम वाइट आइड F2 फ्लाइज जो थी वो मेल थी, नो वाइट आई फीमेल F2 जनरेशन में पैदा हुई थी। फिर यहाँ पे एक डायग्राम में आपको बुक में जो है वो मेल और फीमेल जो है फ्लाई की फिज़िकल अपीयरेंस में डिफरेंस दिखाया हुआ है। जो फीमेल है उसका पेट जो है वो नोकदार होता है और मेल का पेट गोल होता है और मेल की जो आगे वाली दो टांगें हैं उसके ऊपर
छोटे छोटे ब्रिसल या कॉम्ब या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी वजह से मेल और फीमेल फ्लाई को आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये सारे क्रॉसेस जो हैं ये आपकी बुक में दिखाए हुए हैं, आप थोड़ी सी मेहनत से इनको सीख सकते हैं। जैसे कि पहला स्टेप में उन्होंने दिखाया हुआ है, एक्स के ऊपर W+ दिया हुआ है और एक्स के ऊपर जो W+ है वो रेड कलर को शो करता है, और एक्स के ऊपर जो सिंपल W है वो वाइट आई कलर को शो करता है, और वाई के ऊपर कोई भी जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो पहले क्रॉस में फीमेल जो है वो रेड आइड है, उसके दोनों एक्स के ऊपर W+ है और उसके तमाम एक्स के अंदर W+ मौजूद है। जो वाइट आई मेल है उसका ऊपर XW है सिंपल, और उसके आधे एक्स में XW वाइट आई का जीन मौजूद है, और आधे के अंदर वाई है जिसके ऊपर वाइट आई का कलर मौजूद नहीं है। तो जब इनको क्रॉस किया गया तो तमाम जो XW वाइट वाला था वो XW+ रेड वाले के साथ मिला और वो कलर जो था वो छुप गया। इसी तरह से Y एम्प्टी था और दूसरा XW+ वाला जब Y से मिला तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। तो इस वजह से F1 में तमाम के तमाम मेल और फीमेल जो थे वो रेड कलर के थे। दूसरे स्टेप के क्रॉस में क्या हुआ कि दोनों रेड आइड मेल भी थी और फीमेल भी थी, लेकिन जो फीमेल थी उसमें तमाम एक्स जो थे उसमें से आधे एक्स जो थे W+ रेड कलर के लिए थे और तमाम आधे एक्स जो थे W सिंपल वाइट कलर के लिए थे। जब एक्स बने तो आधे एक्स में रेड कलर का जीन था और आधे एक्स में वाइट कलर का जीन था, और रेड आइड मेल जो था उसने जो है वो तमाम आधे स्पॉन्स में W+ रेड कलर का जीन था और आधे में वाई था जो एम्प्टी था। जब इनके क्रॉसेस हुए तो जो फीमेल थी XX वाली वो आधी जो थी वो होमोजाइगस थी और आधी हेट्रोजाइगस थी, लेकिन उनमें कोई भी वाइट वाला जो था एक्स के ऊपर वाइट वाला वो अकेला नहीं था। तो इस वजह से तमाम फीमेल रेड कलर की ज़ाहिर हुई। मेल जो थे उसमें से आधे के पास W+ गया तो उन्होंने जो था वो रेड कलर शो किया, और आधे मेल के बाद जो है वो W सिंपल वाइट वाला गया तो उन्होंने वाइट कलर शो कर दिया, क्योंकि वाई जो था वो एम्प्टी था। तो इसका कंक्लूजन या रिज़ल्ट क्या निकला फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? मॉर्गन ने कंक्लूड किया कि इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर जो है वो समहाउ सीम टू बी रिलेटेड टू सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। उसने कहा कि ये बच्चे के सेक्स पर डिपेंड करता है कि उसकी आई का कलर कैसा होगा। उसने प्रपोज किया कि ड्रोसोफिला में आई कलर का जीन जो है वो X क्रोमोसोम पर है, और अलील जो है आई कलर के वो सिर्फ X क्रोमोसोम पर होते हैं, वाई पर नहीं होते। If X chromosome even get one allele, it can express itself in male as Y is empty. For this gene, males are homozygous as they carry just one allele on their only X chromosome. Females have two X chromosomes, each carrying an allele of the trait. Females can be homozygous or heterozygous. Symbolic representation of the trait. डिफरेंट सिंबल्स गिवंस जो हैं वो क्या है कि W सिंपल जो है वो वाइट आई के लिए है, W+ जो है वो रेड आई के लिए है, और W+ जो है वो रेड आइड फीमेल है, और W सिंपल और Y जो है वाइट आई मेल को शो करेगा। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट वाई ऑल वाइट आई फ्लाइज इन अप टू जनरेशन और ओनली मेल्स। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट 3 में उसने टेस्ट क्रॉस किया। मॉर्गन अरेंज्ड द टेस्ट क्रॉस टू टेस्ट हिज हाइपोथेसिस। फॉर दिस पर्पस ही क्रॉस्ड P1 वाइट आइड मेल XW simple Y with one of its own daughters, red-eyed heterozygous female. क्रॉस रिजल्ट C क्रॉस में दिखाया गया है। इसमें जो था
रेड आइड फीमेल ऑफ F1 थी जो कि हेट्रोजाइगस थी, और वाइट आइड मेल ऑफ P1 था जो कि हेमीजाइगस था। इसमें एक W मौजूद था वाइट आई के लिए। तो 50% एग्स जो थे F1 के उसमें W प्लस था और 50% में सिंपल वाइट का W था, और मेल का जो एक्स था उसके ऊपर वाइट के लिए था और वाई जो था वो एम्प्टी था। तो ऑफस्प्रिंग्स जो थे उन्होंने क्या रिज़ल्ट शो किया कि उसके अंदर जो है वो वाइट आइड फीमेल्स भी ज़ाहिर हुई और रेड आइड फीमेल्स भी और वाइट आइड मेल भी और रेड आइड मेल भी। तो 129 रेड आइड फीमेल्स थी, 132 रेड आइड मेल्स थे, यानी रेड कलर भी 1:1 का रेशो था, और 88 वाइट आइड फीमेल्स थी और 86 वाइट आइड मेल्स थे। वाइट आइड मेल और फीमेल की रेशो भी बराबर थी, और रेड आइड मेल और फीमेल की रेशो भी बराबर थी। और वाइट आइड फ्लाइज जो थी वो रेड आइड फ्लाइज के मुकाबले में ज़िंदा रहने की एबिलिटी उनके अंदर कम थी। हाफ जो थी उन वाइट आइड फीमेल थी और हाफ रेड आइड। हाफ मेल जो थे वो रेड आइड थे और हाफ जो थे वो वाइट थे। 1:1:1:1 रेशो प्रोड्यूस थी। दिस प्रूव दैट फीमेल कुड हैव वाइट आइज। इससे ये पता चला कि वाइट आई वाली फीमेल्स भी हो सकती हैं। फिर डी क्रॉस में उन्होंने क्या किया कि वाइट आइड फीमेल को रेड आइड मेल से क्रॉस कराया, और उसमें भी उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो थे फीमेल वो रेड आइड थी और जो मेल थे वो वाइट आइड थे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या हुआ कि उसमें उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस किया एज ए कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो मॉर्गन जो था वो चाहता था कि अपने टेस्ट को कंफर्म करे कि वाइट आइड फीमेल जो है वो इस क्रॉस से पैदा हो गई थी, क्रॉस नंबर 3 से। तो उसने इसके उल्ट क्रॉस किया कि वाइट आइड फीमेल को रेड आइड मेल से क्रॉस किया। ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग जो थी उसकी रेड आइड थी और मेल ऑफस्प्रिंग वाइट आइड थे, जैसा कि क्रॉस टी में शो किया गया है। तो एक्स लिंक ट्रेट और इनहेरिटेंस, इससे उसने उसके कुछ रूल्स बनाए। तो उन्होंने कहा कि नंबर 1 रूल क्या था, अ ट्रेट हुज जीन इज़ प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड एक्स लिंक ट्रेट। एक्स लिंक ट्रेट्स आर कॉमनली रेफर्ड एज सेक्स लिंक ट्रेट्स। अ जीन प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम हैविंग नो काउंटर पार्ट ऑन वाई क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड एक्स लिंक्ड जीन। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस फॉलोज अ वेरी स्पेसिफिक पैटर्न। इसका पैटर्न दूसरी इनहेरिटेंस से डिफरेंट होता है। A son inherits its X chromosome only from its mother and daughter gets an X chromosome from each of its parents. तो एक्स लिंक ट्रेट्स जो हैं वो क्रिस क्रॉस फैशन में मूव करते हैं फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू इस डॉटर टू इस ग्रैंड सन। इट नेवर पासिस डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, क्योंकि फादर जो है कभी भी सन जो है कभी भी फादर से एक्स क्रोमोसोम नहीं लेता। तो इस वजह से एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद कैरेक्टर्स कभी भी बेटे में बाप की तरफ से नहीं आते, बल्कि हमेशा माँ की तरफ से आते हैं। अब हम देखते हैं कि ड्रोसोफिला को जेनेटिक स्टडीज़ में क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा है, और क्यों टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पर सिलेक्ट किया था। नंबर 1 है इसकी पहचान। अ टिनी फ्लाई इज़ ऑफन सीन होवरिंग ओवर द फ्रूट्स। जो ये फ्रूट्स के ऊपर घूमती हुई नज़र आ जाती है, ये वहाँ से आसानी से कलेक्ट की जाती है और मैश्ड या पिसे हुए केले के ऊपर इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसको बड़े बड़े महंगे पिंजरों की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल में और जैम की बोतल में ज़िंदा रह सकती है, और ये ईस्ट खाती है जो कि मैश्ड बनाना के ऊपर पैदा होता है। दूसरा ये है कि मेल और फीमेल ड्रोसोफिला को फिज़िकली हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इनकी शक्लें एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। मेल स्मॉल साइज़ में स्मॉल होता है और उसका पेट राउंडेड होता है और ब्लैक होता है, और उसके ऊपर उसकी सामने वाली टांगों के ऊपर कॉम्स या हेयर्स होते हैं। फीमेल लार्ज होती है और उसका पेट पॉइंटेड होता है और उसके ऊपर कॉम्स प्रेजेंट नहीं होते।
उसके बाद एक और फ़ायदा यह है कि इसका जनरेशन टाइम सिर्फ 2 हफ्ते का है और ये लार्ज नंबर ऑफ एग देती है जो कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। बहुत सारी जनरेशन्स जो हैं वो छोटे टाइम में पैदा करके उनको स्टडी किया जा सकता है। जेनेटिक स्टडीज़ के लिए ये परफेक्टली अच्छी है क्योंकि ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग करैक्टर शो करती है। मॉर्गन और उसके कोलीग्स ने पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो 85 ट्रेट्स ऑफ स्टडी किए और इट इज़ लार्वा जो है वो एक्सीलेंट मटेरियल है फॉर डायरेक्ट क्रोमोसोमल स्टडी। It has only 8 chromosomes in 4 homologous pairs that can be conveniently studied under a microscope. Its salivary, इसके जो salivary gland है उनके अंदर बड़े बड़े क्रोमोसोम होते हैं और ये जो है क्रोमोसोम आसानी से इनके ऊपर जीन्स जो हैं वो आसानी से स्टडी किए जा सकते हैं। और पूरा का पूरा ड्रोसोफिला का जीनोम चूँकि इसके क्रोमोसोम की तादाद कम है तो उसको आसानी से सीक्वेंस्ड भी किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाई लिंक ट्रेट और इसकी इनहेरिटेंस क्या है। वाई क्रोमोसोम जो है वो वेरी सिंपल है, ये फादर से बेटे की तरफ आता है और ये कम्प्लीटली इनर्ट नहीं होता। वाई क्रोमोसोम इसके ऊपर कुछ जीन मौजूद होते हैं। इट कैरीज फ्यू जीन्स विच हैव नो काउंटर पार्ट ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो इस वजह से यानी इनका काउंटर पार्ट एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद नहीं होता। ये जीन वाई लिंक जीन कहलाते हैं और देयर ट्रेट्स जो हैं वो वाई लिंक ट्रेट कहलाते हैं। ख़ास तौर पर SRY जीन ऑन वाई क्रोमोसोम ऑफ मैन डिटरमिन मेलनेस। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डिटरमिन्स मेलनेस एज फीमेल्स डू नॉट हैव वाई क्रोमोसोम सो द डॉटर्स हैव नो सच चांस। द सन्स कैन बी अफेक्टेड बाय वाई लिंक ट्रेट इफ फादर इज अफेक्टेड। सन के अंदर वाई लिंक ट्रेट आएगा अगर उसके बाप के अंदर वो बीमारी मौजूद होगा। उसके बाद कुछ जीन्स जो हैं वो दोनों के उनके करैक्टर्स दोनों एक्स और वाई पर होते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में बॉब जीन जो है उसके जीन एक्स और वाई दोनों पर होते हैं, ये एक्स और वाई लिंक जीन्स कहलाते हैं। और दीज आर आल्सो कॉल्ड सूडो ऑटोसोमल जीन्स बिकॉज देयर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो बिल्कुल ऑटोसोमल जीन्स की तरह होती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्टडीज़ वो है, अब हम देखते हैं कि वो बीमारियां जो एक्स लिंक्ड होती हैं और वो रिसेसिव होती हैं और वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं। तो उसमें सबसे पहली बीमारी जो है वो है हीमोफीलिया। ये एक रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। हीमोफीलिया जो हेरिडिटरी कंडीशन है जिसमें ब्लड जो है वो जमता नहीं है या बहुत ही आहिस्ता से जमता है। इस बीमारी की जो वजह है वो रिडक्शन होती है नॉर्मल फंक्शन और माल फंक्शन और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ब्लड के को जमाने के लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं ब्लड के अंदर वो इन बच्चों में पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से उनका ब्लड जो है वो अगर कट लग जाए तो वो जमता नहीं है और उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है जेनेटिक काजेज़ ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो रिसेसिव डिसऑर्डर बीमारियां हैं और ये सिर्फ जो है उस इंडिविजुअल में होते हैं जिसमें एक कॉपी जो है वो नॉर्मल की मौजूद नहीं होती है। अगर एक भी कॉपी नॉर्मल जीन की मौजूद हो तो ये बीमारी पैदा नहीं होती। और अगर कोई भी कॉपी मौजूद ना हो नॉर्मल जीन की तो फिर इसके अंदर जो है वो क्लॉटिंग के लिए जो नेसेसरी प्रोटीन है वो पैदा नहीं होती। इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर म्यूटेंट एलील डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्टिव वर्जन ऑफ अफेक्टेड क्लॉटिंग प्रोटीन एंड सो कैन नॉट क्लॉट ब्लड। जो होमोजाइगस होंगे इस जीन के लिए वो प्रोटीन पैदा नहीं कर सकेंगे और उनका ब्लड क्लॉट नहीं कर देगा। Most of the dozens of protein clotting genes are on autosomes but 2 are known to be located on X क्रोमोसोम। ज़्यादातर इसके जो जीन्स हैं क्लॉटिंग के वो ऑटोसोम पर होते हैं लेकिन 2 जो हैं वो X क्रोमोसोम पर होते हैं। In case of particular protein clotting genes, any male who inherit a mutant allele from will develop hemophilia because his other sex is inactive Y and thus lack heterozygosity। मेल के अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है और अगर उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बीमारी के जीन मौजूद हों तो वो बीमारी पैदा कर देंगे।
इसके बाद है टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया है, ए, बी एंड सी। हीमोफीलिया ए एंड बी ये टाइप्स जो है नॉन एलेलिक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड हैं। 80% हीमोफिलिक जो हैं वो हीमोफीलिया ए होता है ड्यू टू इम्पॉर्मेलिटी ऑफ फैक्टर 8। 20% जो हैं वो हीमोफीलिया बी होते हैं जो कि डिस्टर्बेंस होती है फैक्टर 9 में। दे आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड इफेक्ट मोर मैन देन वुमेन। तो एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो मेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, फीमेल के अंदर कम होते हैं, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। Chances for men to be affected by hemophilia A and B are double than a woman. A woman can suffer from hemophilia A or B only when she is homozygous for recessive allele, but a man with just one recessive allele will display the trait. उसके बाद हीमोफीलिया सी जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। लेस देन 1% हीमोफिलिक सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया सी ड्यू टू रिडक्शन इन फैक्टर 11। हीमोफीलिया सी अफेक्ट्स बोथ द सेक्सेस इक्वली बिकॉज इट इज़ ऑटोसोमल। Inheritance of A and B hemophilia. Hemophilia A and B inherit zigzag from maternal grandfather through carrier daughter to grandson. ये नाना से नवासे को शिफ्ट होता है, मदर के ज़रिए, बाप से डायरेक्ट बच्चे को शिफ्ट नहीं होता। तो उसके बाद हम देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस ऑफ अ हीमोफिलिक एग्जाम्पल। जीन नॉर्मल फॉर normal is H. Gene for hemophilia A is small h. In generation 1 of this pedigree, a man suffering from hemophilia marries a normal woman. In generation 2, he cannot pass his gene to his son 3 because the son receives only Y chromosome from him. He passes hemophilia gene to his daughter too through his X chromosome, but she also receives another X from his mother and she will be not a बीमार, वो बीमार नहीं थी। शी डॉटर जो है वो फिनोटिपिक नॉर्मल थी लेकिन वो कैरियर थी और वो रिसेसिव जीन को आगे ले जा रही थी। जनरेशन 3 में जब उसने एक नॉर्मल मैन से शादी की तो उसने अपने फादर के ट्रेड को अपने 2 बेटों में से एक को शिफ्ट किया जो कि ग्रैंडफादर का एक्स लिया। सिंगल रिसेसिव एलील जो है हीमोफीलिया के लिए उसने उसको अंदर बीमारी पैदा कर दी। द अदर सन जो है वो नॉर्मल था क्योंकि उसने दूसरा एक्स क्रोमोसोम ग्रैंड मदर वाला एक्स क्रोमोसोम लिया था जो कि नॉर्मल था। 2 डॉटर्स में से एक जो थी वो नॉर्मल थी और दूसरी जो थी वो कैरियर थी। तो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम जो है वो भी एक केस है एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट का। इसमें पर्सन जो है वो मेल सेट ऑफ XY क्रोमोसोम होते हैं लेकिन TFM जीन जो है जो उनके एक्स क्रोमोसोम पर होता है वो उन्हें फिज़िकली फ़ीमेल में चेंज कर देता है क्योंकि उनके अंदर SRY जीन या मेल वाला जीन नहीं होता। उनके अंदर जो है वो फीमेल के करैक्टर होते हैं लेकिन वो फर्टाइल नहीं होती। ये एक एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम है। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हैज़ नो इफेक्ट ऑन देम।